Namaste our GS Sakha family. Welcome back to our channel GS Sakha, where we turn news into knowledge for your exams. Now it's time for part 3 of our comprehensive coverage of June 2024 current affairs. So let's get started with question number 101. हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश द्वारा विकसित की गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, ICBM का मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। यह एक तरह की मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक लंबी दूरी तय कर सकती है। इसे आमतौर पर जमीन से लॉन्च किया जाता है और यह कई हजार किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसके साथ कई तरह के वॉरहेड यानी विस्फोटक उपकरण लग सकते हैं जो लक्ष्य पर पहुंचकर विस्फोट करते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ICBM के कुछ उदाहरण हैं लांग 3 जो कि अमेरिका द्वारा विकसित है, UR-100 जो कि रूस द्वारा विकसित है, RS-28 जो फिर से रूस द्वारा विकसित है, चांगजीन 4 जो चीन द्वारा विकसित है और अग्नि मिसाइल जो भारत के द्वारा विकसित है। क्वेश्चन नंबर 102। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। दोस्तों, चांद के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली यानी स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम फॉर द मून एक ऐसी प्रणाली है जिसे चांद पर समय का मानक मापने के लिए विकसित किया गया है। दोस्तों, चांद पर समय मापने की जरूरत तब होती है जब चांद पर मानव या रोबोट काम कर रहे होते हैं और इससे उन्हें सही समय पर गतिविधियां करने में मदद मिलती है, जैसे कि किसी वैज्ञानिक प्रयोग या मिशन की योजना बनाने के लिए। ध्यातव्य है कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 29.5 दिन के बराबर होता है। इस तरह चांद पर एक मानकीकृत समय प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि मिशन और वैज्ञानिक प्रयोग सही समय पर और सही तरीके से किए जा सकें और इसमें काम करने वाले लोगों के लिए भी समय का सही प्रबंधन संभव हो सके। 103। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, US, जापान, साउथ कोरिया। दोस्तों, इस गठबंधन का उद्देश्य फार्मास्यूटिकल आपूर्ति श्रृंखला में विविधता और मानचित्रण करके एक लचीली और टिकाऊ प्रणाली विकसित करना है जिससे कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान दवा की कमी को रोका जा सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फिलीपींस। फ्रेंड्स, माउंट कालनाओन हाल ही में खबरों में था क्योंकि यह फिलीपींस का एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें हाल ही में कुछ ज्वालामुखीय गतिविधियां दर्ज की गई थी। 105। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला H5N2 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बर्ड फ्लू। दोस्तों, मेक्सिको सिटी में H5N2 एवियन फ्लू का पहला मानव मामला सामने आया है जिसमें 59 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होने वाले बर्ड फ्लू मुख्य रूप से पोल्ट्री और जंगली पक्षियों को संक्रमित करते हैं, लेकिन सीधे संपर्क के माध्यम से ये मनुष्यों तक भी फैल जाते हैं। 106। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नीदरलैंड्स। दोस्तों, अमेरिका और UAE के बाद नीदरलैंड 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। 107। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिद्धलिंग पत्तनचेट्टी। क्वेश्चन नंबर 108। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कृष्ण प्रकाश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बेरिलिस क्या है? दोस्तों, यह एक तारा है। टी कोरोना बेरिलिस एक लाल दानव यानी रेड ड्वार्फ तारा है। लाल दानव वे सितारे होते हैं जो अपने जीवन के अंत की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा चमक होती है। अनुमानतः यह सितारा पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर है। 110। रूसी अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओलेग कोनोनेंको।
क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कम्युनिकेशन फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसरो। दोस्तों, इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एक कम्युनिकेशन फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। प्रवाह एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो तरल पदार्थ और गैसों के प्रवाह का अध्ययन और विश्लेषण करने में मदद करता है। इसका उपयोग विभिन्न इंजीनियरिंग, डिजाइन और अनुसंधान क्षेत्रों में किया जाएगा। 112, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नेशनल बुक ट्रस्ट। दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग और नेशनल बुक ट्रस्ट ने 24/7 डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यहां हम नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में जानते चलते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट यानी एनबीटी भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन है जो किताबों और पठन पाठन के कार्य को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। दोस्तों, नेशनल बुक ट्रस्ट लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और किताबों के माध्यम से शिक्षा और ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 113, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिंगापुर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में हाला टॉमस डॉटर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से टिकाऊ अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विप्रो 3D। दोस्तों, विप्रो 3D और इसरो ने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के चौथे चरण के लिए PS4 रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। 116, हाल ही में किस अनुसंधान संस्थान ने प्रयोगशाला में गैर संक्रामक नीपा वायरस जैसे VLP उत्पन्न करने का एक तरीका विकसित किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी। दोस्तों, नीपा वायरस एक जानलेवा वायरस है जो जानवरों और इंसानों दोनों में गंभीर बीमारी का कारक बन सकता है। यह मुख्य रूप से चमगादड़ों और सूअरों से फैलता है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी फैल सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 117, दिनेश कार्तिक, जिन्होंने अपनी हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा करी है, वो किस देश से संबंधित है? दोस्तों, इसका आंसर हम सब जानते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रिकेट। हाल ही में क्लाउडिया शियनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मेक्सिको। 119, NSO के अंतिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या होगी? दोस्तों, इसका ऑप्शन है आंसर बी, 8.2%। दोस्तों, NSO के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में भारत की GDP 8.2% बढ़ी है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमान 7.6 से भी अधिक है। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ रेट है। आज के समय में बहुत कम देशों में इतनी ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। यहाँ हम NSO के बारे में भी जानते चलते हैं। NSO एक सरकारी कार्यालय है जो देश भर में आंकड़े इकट्ठा करती है। यह उन आंकड़ों का विश्लेषण करती है और रिपोर्ट तैयार करती है। यह डेटा सरकार और जनता के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिससे सरकार बेहतर निर्णय ले सके। 120, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, IIT हैदराबाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बिमरेन पहल की शुरुआत करी है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यहाँ पे हम ये बिमरेन के बारे में जानते चलते हैं। इसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क।
इसका उद्देश्य समुद्र विज्ञान और रिसर्च को बढ़ावा देना है, समुद्री संसाधनों का बेहतर उपयोग और प्रबंधन करना है और सदस्य देशों के बीच सहयोग और जानकारी का आदान प्रदान करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 122, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी, साउथ कोरिया। दोस्तों साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी कासा यानी कोरियन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यह योजना बनाई है। इसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया को शीर्ष 5 अंतरिक्ष शक्तियों में शामिल करवाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 123, हाल ही में किस संस्थान ने DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करी है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, IIT कानपुर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 124, हाल ही में आतंकवाद से मुकाबले पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कहां आयोजित की गई? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। 125, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर पुनः संयोजक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए एक नवीन और सुरक्षित विधि विकसित की है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उद्देश्य उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण एवं एयर क्रू को एकत्रित करना। हमें जानते चलें कि रेड फ्लैग एक इंटरनेशनल सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के वायुसेना के पायलटों और दलों को युद्ध की स्थितियों में प्रशिक्षण देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 127, रुआहा राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में समाचार में देखा गया किस देश में स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तंजानिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने क्षेत्र में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ध्यातव्य है कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया जिसका उद्देश्य राज्य को खगोलीय उत्साही लोगों के लिए एक शीर्ष गंतव्य स्थान के रूप में स्थापित करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में खबरों में रही किस देश से संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल। दोस्तों अरुण 3 हाइड्रोजन पावर स्टेशन नेपाल में स्थित एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है जिसे नेपाल की अरुण नदी पर बनाया जा गया है और यह भारत की मदद से बनाया जा रहा है। 130, हाल ही में किस देश ने फाइव आइज अलायंस के गैर नागरिक निवासियों को अपने सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। मित्रों फाइव आइज अलायंस एक खुफिया साझा करने का अलायंस है, गठबंधन है जिसमें 5 अंग्रेजी भाषी देश जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और खुफिया जानकारी का आपस में आदान प्रदान करना है। 131, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति ने अपनी पहली बैठक किस स्थान पर आयोजित करी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, महारानी मंदिर जो हाल ही में आग से क्षतिग्रस्त हो गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। ध्यातव्य है कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक छोटी पहाड़ी पर स्थित यह प्रतिष्ठित महारानी मंदिर कुछ समय पहले आग में जलकर नष्ट हो गया। यह महाराजा हरि सिंह की पत्नी मोहिनी बाई सिसोदिया द्वारा निर्मित है। यह डोगरा राजवंश का एक शाही मंदिर है जो भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने कथित तौर पर पंप और डंप योजना संचालित करने के लिए व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सेबी। दोस्तों यह सेबी ने हाल ही में कुछ व्यक्तियों पर पंप एंड डंप योजना के लिए जुर्माना लगाया है जिन्होंने टेलीग्राम चैनलों का उपयोग करके हेरफेर की तकनीक से स्टॉक की कीमतें में झूठी सिफारिशों करके उनकी कीमतें आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा दी।
दोस्तों ये योजना माइक्रो कैप और स्मॉल कैप सेक्टरों को निशाना बनाती है क्योंकि इसके बारे में लोगों को सीमित जानकारी होती है। इससे निवेशकों को भारी नुकसान होता है क्योंकि ऐसे ठग ऊंची कीमतों पर स्टॉक को बेचते हैं। सेबी इस प्रथा को सख्ती से रोकती है ताकि बाजार की ईमानदारी और निवेशकों का विश्वास बनाए रख सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 134, हाल ही में किस संगठन ने बाल पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यूनिसेफ। दोस्तों यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बच्चों की भलाई और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। इसका पूरा नाम जानना भी बहुत जरूरी है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। दोस्तों यह रिपोर्ट यह बताती है कि तकरीबन 27% बच्चों को दुनिया भर में गंभीर भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अकेले भारत में तकरीबन 40% बच्चों को गंभीर भोजन की कमी है और इस कमी का कारण केवल आय का कम होना नहीं बल्कि कुछ अन्य कारण जैसे असमानता, संघर्ष, जलवायु संकट और भोजन का विज्ञापन शामिल है। दोस्तों यहाँ हम यूनिसेफ के कुछ कार्यों की बात करते चलें तो यूनिसेफ का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा को बेहतर बनाना है और इनके कुछ अन्य प्रमुख कार्य हैं जैसे बच्चों का वैक्सीनेशन करना, बच्चों के लिए स्कूल और शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराना, कुपोषित बच्चों को पौष्टिक भोजन देना और बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करना जैसे बाल श्रम और बाल विवाह को रोकना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 135, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए एक मुख्य सचिव कार्यालय में समाधान प्रकाशन की स्थापना करी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरियाणा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 136, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 129। दोस्तों ज्ञातव्य है कि भारत विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129वें स्थान पर गिर गया है, जबकि पहले स्थान पर आइसलैंड है। दक्षिण एशिया में भारत 5वें स्थान पर है और यह बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद है। दोस्तों पाकिस्तान दुनिया में सबसे आखिरी स्थान पर है और आर्थिक रूप से भारत, बांग्लादेश, सूडान, ईरान, पाकिस्तान और मोरक्को में महिलाओं और पुरुषों के बीच बहुत कम समानता है। WEF का अनुमान है कि यदि इस रफ्तार से पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में तकरीबन 134 वर्ष लगेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 137, मंगव क्षेत्र जो हाल ही में आग की घटना के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कुवैत। दोस्तों हाल ही में कुवैत के मंगफ में आग लगी जिसमें कई भारतीय प्रवासी श्रमिकों की मौत होगी। यह घटना यह बताती है कि खाड़ी देशों में काम करने वाले श्रमिकों की हालत कितनी खराब है और उनके अधिकारों की कितनी अनदेखी की जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे यहाँ पर कफाला सिस्टम चलता है जिसमें श्रमिकों का वीज़ा, उनका रोजगार और यहाँ तक कि उनका निवास भी उनके अपॉइंटेड यानी नियोक्ता के नियंत्रण में रहता है। इससे नियोक्ता को श्रमिकों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण बढ़ जाता है, उन्हें कम वेतन दिया जाता है, वहाँ पर श्रमिक संघों की भी कमी है और कोविड-19 के दौरान भी कई श्रमिकों की वहाँ पर मौत हो गई थी क्योंकि यहाँ पर उनके लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही नीचे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है? दोस्तों इसका विषय था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ध्यातव्य है कि हर वर्ष 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं जो ग्रीष्म संक्रांति के साथ होता है। यह दिन योग की परिवर्तनकारी शक्तियों और व्यक्तियों और समुदायों में संतुलन और सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 139, दोस्तों सिंधु जल संधि जो हाल ही में खबरों में रहा, किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित एक संधि है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और इसका उत्तर है भारत और पाकिस्तान। यह अक्सर विवाद में रहता है। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तानी एक प्रतिनिधि मंडल भारत के जम्मू आया ताकि भारत के साथ 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी पर चर्चा कर सके। यह संधि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षरित की थी और इसे वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करी थी। यह संधि सिंधु नदी प्रणाली के जल वितरण को नियमित करती है।
दोस्तों, इस संधि का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दोनों देशों को उचित मात्रा में जल मिल सके और इस जल वितरण में कोई विवाद ना उत्पन्न हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1940 क्वेश्चन नंबर 140, हाल ही में किस सशस्त्र बल ने रक्षा में गंभीर रूप से जलने की चोटों के इलाज के लिए अपनी तरह का पहला स्किन बैंक लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन आर्मी। दोस्तों, आर्मी अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल ने एक अत्याधुनिक स्किन बैंक का उद्घाटन किया है ताकि सेना के जवान और उनके परिवार में अगर कुछ ऐसी जलने की गंभीर दुर्घटना होती है तो उन्हें बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 141, हाल ही में विश्व शिल्प परिषद ने आधिकारिक तौर पर भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, श्रीनगर। 142, वन वीक वन थीम अभियान जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस क्षेत्र से संबंधित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, वन वीक वन थीम का अभियान का उद्देश्य भारत की हाल की विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सफलता को उजागर करना है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार के और अवसर प्रदान करना और स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को और अधिक सशस्त्र बनाना है। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य या विजन ये है कि पीएम मोदी की दृष्टि के अनुसार वैज्ञानिक लाभों को लैब से बाहर निकालकर उसे आम व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 143, प्राचीन शहर तामलुक जो हाल ही में समाचार में देखा गया किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इसका प्राचीन नाम ताम्रलिप्ति था। यह सुहमा राज्य की राजधानी थी और बाद में 7वीं से 9वीं सदी ईस्वी के दौरान पाल साम्राज्य की भी राजधानी बनी। दोस्तों, आज यह ताम्लुक पान यानी बेटर लीफ के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत जरूरी है। यह भारतीय राज्यों में ताम्लुक एक ऐतिहासिक व्यापार केंद्र था। 144, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत करी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। मित्रों, इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अंटोनियो कोस्टा। अगले प्रश्न की तरफ। न्योमा चुशुल क्षेत्र जो हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खतरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लद्दाख। दोस्तों, जानते चलें कि हाल ही में 5 सेना के जवान जिसमें एक जेसीयू और 4 जवान शामिल थे की मृत्यु हो गई जब उनका T-72 टैंक श्योक नदी में अचानक पानी के स्तर बढ़ने के कारण पूर्वी लद्दाख के पास फंस गया था। 147, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राजस्थान। दोस्तों, पात्र किसानों को 3 किस्तों में सालाना 2000 रुपए मिलेंगे जो केंद्रीय पीएम किसान योजना के 6000 रुपए के साथ होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हमारा देश भारत। क्वेश्चन नंबर 149, हाल ही में किस विभाग ने नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में MSMEs के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया? दोस्तों, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, जानते चलें कि MSMEs का मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। ये छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय होते हैं जो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। MSMEs किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं और इन्हें बढ़ावा देना आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 23-24 में
किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ? दोस्तों, इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। फ्रेंड्स, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ, जो 31.55 की गिरावट के बावजूद $11.77 बिलियन था। फ्रेंड्स, आइए हम लोग FDI के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। FDI का अर्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दोस्तों, FDI तब होता है जब एक विदेशी व्यक्ति या कंपनी किसी अन्य देश में पैसे लगाकर व्यवसाय स्थापित करती है या मौजूदा व्यवसाय में निवेश करती है और इस तरह उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक अमेरिकी कंपनी भारत में एक नए कार निर्माण प्लांट खोलती है या एक भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है। यहाँ अमेरिकी कंपनी ने भारत में पैसे और संसाधन और टेक्नोलॉजी लगाई है और इससे भारत में निवेश हुआ। यही निवेश FDI कहलाता है। इसके अनेक लाभ हैं, जैसे रोजगार, तकनीकी उन्नति और आर्थिक वृद्धि। दोस्तों, हमारे देश में पूंजी यानी कैपिटल की कमी है, तो हमारे देश में जितना ज्यादा FDI होगी, हमारे देश को उतना ही अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। So friends, here we come to the end of this session. Thank you so much for being so much patient and so much with love with us. If you found this video helpful, please don't forget to like and subscribe to our channel for more updates on current affairs for your exams. Namaste.